हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आप सबका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम क्लास 12 का जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है उसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। और आज जो लेक्चर रहेगा अपना, उसमें जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। अब थोड़े मैं लंबे लंबे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अ, फिर कई सारे वीडियोस बन जाते हैं। तो कम से कम आधे घंटे या 45 मिनट का वीडियो रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 12 का प्रोबेबिलिटी पढ़ना। देखो, प्रोबेबिलिटी की अगर हमें डिफिनीशन समझनी है, प्रोबेबिलिटी होता क्या है, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं प्रायिकता। ठीक है, हिंदी मीडियम में जो बच्चे पढ़ते हैं उसको हिंदी में वो लोग प्रायिकता बोलते हैं। तो यहाँ पे पहले हमारे पास कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वो हमें सीखने चाहिए। उसके बाद फिर हम जो है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात आती है कि जो सबसे पहला आपका रहेगा, जैसे सैम्पल स्पेस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद इवेंट्स क्या होती हैं। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ इवेंट की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ इवेंट्स की बात करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग फिर प्रोबेबिलिटी की जो डिफिनीशन होगी, फिर हम उसको जो है समझ पाएंगे। यहाँ पे हम लोग कॉइन से रिलेटेड, कार्ड से रिलेटेड, मतलब जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। 11th का जो भी बेसिक लगेगा वो सारा हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैम्पल स्पेस की। देखो, सैम्पल स्पेस क्या होता है। सैम्पल स्पेस क्या होता है, एक सेट होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जो आउटकम्स होंगे, ठीक है। और उससे पहले तो मेरे को लगता है कि आपको सीखना चाहिए कि रैंडम, इसको मैं 2 मान लेता हूँ, इसको 3 और 4। पहले मैं लिखता हूँ रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हमें रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है ये जान लेना ज़रूरी है। सैम्पल स्पेस क्या होता है, इवेंट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इवेंट क्या होते हैं। मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी हमारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें कहीं कोई इक्वेशन नहीं, कुछ भी नहीं, वर्ड्स में लिखा होता है। अगर आप वर्ड्स को समझ करके उसको डिकोड नहीं कर पाते हो तो फिर आपसे उस प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आपसे लगेगा नहीं। तो उसमें जो टेक्निकल वर्ड हैं, जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैम्पल स्पेस, इवेंट्स, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट्स, इन सब की टर्मिनोलॉजी आप अगर नहीं, टर्म्स को नहीं समझते हो तो आपको समझ नहीं आ पाएगा, प्रोबेबिलिटी चैप्टर कभी भी नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट की हम लोग बात करेंगे। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट यहाँ पे उसको हम लोग बोलेंगे जहाँ पर हमें जो आउटकम होगा वो पहले से नोन नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग सिक्के को उछालते हैं, तो सिक्के में हेड का आना और टेल का आना, अब वो हमें पहले से नहीं पता। जैसे मान लो हमारे पास कोई एक ऐसा सिक्का है जिसमें एक साइड हेड है और एक साइड टेल है। अगर हम उस सिक्कों को उछालते हैं तो उसमें से कुछ भी आ सकता है, हमें पहले से प्री डिफाइन नहीं होता। तो इस तरह इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक सिक्के को उछालना, फेयर कॉइन को उछालना, एक फेयर डाइस को उछालना, है ना, और एक 52 कार्ड में से कोई कार्ड को खींचना, या मान लो बैग में कुछ येलो बॉल हैं, कुछ ग्रीन बॉल हैं, कुछ रेड बॉल, उनमें से कोई बॉल निकाल लेना। ये सारे कैसे एक्सपेरिमेंट हो गए, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गए। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि जो हमारा आउटपुट होता है, मतलब जो हमारा आउटकम होगा, वो हमें पहले से डिफाइन नहीं होता। मतलब जो हम, जैसे मान लो कोई सिक्का उछाला, अब उसमें हेड आ जाएगा, टेल आ जाएगा, ये हमें पहले से पता नहीं है। अब हमने बोला हेड आ गया तो हेड आ गया, तो वो एक तुक्का लग गया, ठीक है। या हमने मान लो बॉल, कुछ एक बॉक्स था, उसके अंदर कुछ ग्रीन, कुछ येलो, कुछ ब्लैक बॉल थी, तो हम उसमें से हाथ डाल के कोई भी बॉल निकालेंगे, लेकिन हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि उसमें रेड ही आ जाएगा या ब्लैक आ जाएगा। तो इस तरह के जो भी इवेंट मतलब होंगे उनको हम लोग बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। सिक्का उछालना रैंडम एक्सपेरिमेंट, डाइस को फेंकना रैंडम एक्सपेरिमेंट, 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचना रैंडम एक्सपेरिमेंट, दीज को निकालना, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। सैम्पल स्पेस क्या होता है, सैम्पल स्पेस जो होता है वो एक सेट होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स का, ठीक है। जैसे कि आप अगर डाइस को फेंकते हो तो उसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो उसका जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स का जो सेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सैम्पल स्पेस, ठीक है। जैसे कि अगर आपने कॉइन को फेंका तो उसका जो कॉइन का सैम्पल स्पेस बनेगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर आप 2 कॉइन फेंकते हो तो या तो हेड हेड आ जाएगा, या तो हेड टेल आ जाएगा, या फिर टेल हेड आ जाएगा, ठीक है। अब अगर
मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि अगर आप एक कॉइन को 2 बार उछालो या 2 कॉइन को एक बार फेंको, आपका जो सैंपल स्पेस बनेगा वो सेम बनेगा। जैसे कि अगर आपको कभी कह दिया जाए कि कॉइन को आपको 3 बार उछालना है, तो उसके लिए मैं आपको एक ट्री डायग्राम से तरीका बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे हेड लिखो, यहाँ पे टेल लिखो, इसकी 2 ब्रांचें निकाल दो, हेड और टेल, और यहाँ पे हेड और टेल। अगर 2 बार कहा होता तो हेड हेड, फिर हेड टेल, फिर उसके बाद टेल हेड और फिर टेल टेल। यहाँ पे टेल टेल छूट गया था, ठीक है। इस तरह से 3 बार कहेगा तो आपको एक ब्रांच और निकाल देनी है। यहाँ से हेड टेल, और यहाँ से हेड टेल, यहाँ से हेड और टेल, और यहाँ से हेड और टेल। अब देखो इसका सैंपल स्पेस हम लोग कैसे बनाते हैं। देखो हेड हेड हेड, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, उसके बाद टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड, उसके बाद फिर आ जाएगा आपका टेल टेल टेल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टोटल 2 की पावर 8 बना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक चीज़ ध्यान रखना है, मैंने अभी बताया आपको कि एक सिक्के को दो बार उछालो या 2 सिक्के को एक बार उछालो, सैंपल स्पेस सेम बनता है। उसी तरह आप एक सिक्के को 3 बार उछालो या 3 सिक्के एक बार उछालो, सेम सैंपल स्पेस आपका यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं कॉइन के अंदर वो 2 की पावर n होता है। n जो होता है वो नंबर ऑफ टॉस होता है, कितनी बार आप सिक्के को उछाल रहे हो। जैसे 3 बार उछालोगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 बार उछालोगे तो 4 हो जाएगा। इसी तरह जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं डाइस के अंदर वो 6 की पावर n होते हैं। एक बार डाइस को फेंकोगे तो 6 बनेंगे, 2 बार फेंकोगे 36 बनेगा। जितनी बार फेंकोगे पावर आपको उतनी कर देनी, ठीक है। ओके, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब उसके बाद रैंडम एक्सपेरिमेंट आ गया। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? Random experiment are those experiment in which the outcome is not known in advance, मतलब in which the final result is not known in advance, मतलब जो फाइनल रिजल्ट आएगा हमें वो पहले से पता नहीं होता है। जैसे कि सिक्का उछालना, डाइस को फेंकना, 52 पत्तों के कार्ड में से एक कार्ड खींचना, है ना, कुछ कलर्स की बॉल्स हैं बैग में, उसमें से एक बॉल निकालना है। दीज आर द रैंडम एक्सपेरिमेंट। सैंपल स्पेस क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स का जो सेट होता है उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। इवेंट्स क्या होता है? देखो इवेंट जो होता है एक तरह से वो सैंपल स्पेस का जो सबसेट होता है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग इवेंट। जैसे मैं एक चीज़ समझाता हूँ आपको। जैसे हमने कहा कि हमने एक डाइस को फेंका, ठीक है, तो डाइस को फेंकोगे तो उसमें क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। तो ये इसका सैंपल स्पेस बन गया। और हमने कहा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, तो वो एक इवेंट हो गया, ठीक है। 1 इवन नंबर तो 2 4 और 6। थ्रो अ डाइस एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, तो इवन नंबर 2 और 4 और 6 आ सकते हैं ना, तो ये हमारा इवेंट हो गया। ध्यान रखना, हमेशा हम इवेंट की ही प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? इवेंट की ही प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो इवेंट देखो यहाँ पे 2 4 और 6 हो गया, तो ये सबसेट हो गया ना सैंपल स्पेस का, ठीक है। इवेंट क्या होता है? इट इज़ अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस एंड वी ऑलवेज कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। जो भी जिस चीज़ की भी प्रोबेबिलिटी निकाली जा रही वो इवेंट ही है, ध्यान रखे रहना, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे जो बेसिकली हमारे पास टाइप्स ऑफ इवेंट में 2 टाइप्स की इवेंट है। एक है हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, जैसे मान लो 2 इवेंट्स हैं E1 और E2। अगर इनका इंटरसेक्शन 5 हो गया, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिए, इसी तरह बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं। तो अगर किसी भी इवेंट्स में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो कैसी इवेंट्स होती हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि हमने एक डाइस को फेंका, ठीक है, एक डाइस को फेंका तो उसमें 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। हमने बोला एक इवेंट E1 है गेटिंग एन इवन नंबर 2 4 6, और एक इवेंट E2 है गेटिंग एन ऑड नंबर 1 3 5। अब यहाँ पे अगर E1 इंटरसेक्शन E2 हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। इनका इंटरसेक्शन 5 हो गया। और अगर मैं यहाँ पे आपसे इसकी प्रोबेबिलिटी पूछूंगा P1 इंटरसेक्शन P2 की, तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 0 हो जाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या होता है? किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, क्लास 10th में आप लोग पढ़ के आए होंगे, होता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन पॉसिबल आउटकम्स। इवेंट जो इवेंट है ना, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन
इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। तो यहाँ पे एलिमेंट्स में कितने इवेंट हो गए, इवेंट्स यहाँ पे इवन इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट हो गए 0, और सैम्पल स्पेस में कितने हैं 6। तो 0/6 करोगे तो आपको 0 ही तो आने वाला है, ठीक है, चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद दूसरा है आपका म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या कहता है कि जैसे मान लो किसी भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर जितनी भी इवेंट्स हैं उन सारी इवेंट्स का अगर यूनियन करें हम लोग, तो अगर वो यूनियन जो है वो आपका सैम्पल स्पेस के बराबर हो जाता है, ठीक है, उन सारे इवेंट्स का यूनियन लेने पे आपको सैम्पल स्पेस मिल जाता है, तो वो इवेंट्स क्या हो जाती हैं, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। जैसे यहाँ पे हम लोग अगर E1 यूनियन E2 करते हैं तो हमें मिल जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। मतलब देखा जाए तो हमें E1 यूनियन E2 करने पे ऐसे ही तो सैम्पल स्पेस ही तो मिल जा रहा है ना। तो ये इवेंट्स आपस में कैसे हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हैं। तो हम इनको बोल सकते हैं कि दीज आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है। ये बहुत टर्म्स बार बार यूज़ होगा, और अगर इन चीज़ों को आप नहीं समझ पाते हो तो फिर ध्यान रखना कि फिर आप प्रॉबिलिटी की समझ उसी बच्चे को आ पाएगी जिस बच्चे को टेक्निकल वर्ड्स जो प्रॉबिलिटी के अंदर यूज़ होते हैं वो, क्योंकि देखो मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मेरा भी अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि प्रॉबिलिटीज़ के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको रीड करके अगर आपने समझ लिया, रीड कर लिया, उसके बाद उसकी मीनिंग को निकाल लिया और आप समझ गए, तो फिर क्वेश्चन तो 50% वहीं पे सॉल्व हो जाता है, 50% सिर्फ पेपर पे होता है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि अगर दो इवेंट्स जो कि म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो कहोगे सर उनकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1 यूनियन E2 में किसके बराबर हो जाएंगे, सैम्पल स्पेस के बराबर। जितने सैम्पल स्पेस में होंगे उतने ही इसमें हो जाएंगे, तो 1/1, मतलब इसमें भी 6 हैं और ये 6, तो कितना हो गया आंसर 1, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे मैंने रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करी है, सैम्पल स्पेस की बात करी, इवेंट्स की बात करी, फिर टाइप्स ऑफ इवेंट में मैंने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स की बात करी। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होती हैं। देखो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट किसी भी इवेंट का जैसे है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर PE है तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी PE है, तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी को हम लोग कैसे लिखते हैं, PE के ऊपर ऐसे ये कॉम्प्लीमेंट का साइन लगाते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एन इवेंट क्या होता है, उसका निगेटिव, ठीक है। जैसे कि हम एक सिक्का उछाल रहे हैं, उसमें हेड आना ये एक इवेंट हो गया, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या हो गया, हेड ना आना, मतलब टेल आना। और एक चीज़ ध्यान रखे रहना, हमेशा किसी भी इवेंट का और उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का जो सम होता है वो हमेशा 100% होता है, मतलब 1 होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एन इवेंट क्या होता है, किसी भी इवेंट का निगेटिव, मतलब अगर कोई इवेंट हो रही है उसका ना होना वो उसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 इवेंट्स बेसिकली अपने को पढ़ना है। हालांकि अभी अपने को इंडिपेंडेंट इवेंट्स भी पढ़ना है, बट मैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट्स अभी नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। जब मैं आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा उसके बाद फिर आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आपको मैं वहाँ पे बताऊँगा। अब देखो बेसिकली हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ गए क्या होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें हमें फाइनल रिजल्ट पहले से पता नहीं होता है। जैसे कि सिक्का उछालना, डाइस को फेंकना, ये सब इसमें क्या आएगा मेरे को कुछ नहीं पता पहले से ना, एग्जैक्टली नहीं पता होता है। सैम्पल स्पेस क्या होता है, टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स का सेट होता है। इवेंट्स क्या होता है, इवेंट जो होता है वो सैम्पल स्पेस का सब सेट होता है। जैसे आप डाइस को फेंकोगे, इसमें इवन नंबर आ जाए ये एक इवेंट हो गया, ऑड नंबर आ जाए एक इवेंट हो गया, 2 का आना एक इवेंट हो गया। टाइप्स ऑफ इवेंट मैंने बोला यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एन इवेंट। एक और पढ़ लेते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होती, जैसे अगर किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर जितनी भी इवेंट्स हैं उन सारी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी अगर सब बराबर हो जाए तो वो कैसी इवेंट्स हो जाती हैं, इक्वली लाइकली। जैसे कि मैंने बोला एक डाइस को फेंको, उसमें 1 आ जाए, डाइस को फेंकेंगे 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/6। 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/6। 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/6। 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/6। तो ये सारी इवेंट्स जो होते हैं 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, 5 आना, 6 आना, ये सारे क्या हो गए, इक्वली लाइकली इवेंट्स हो गए। जैसे हमने कहा एक हमने सिक्के को फेंका, उसमें हेड आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। टेल आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। तो किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के अंदर अगर जितनी भी इवेंट्स हैं उन सारी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी अगर सेम हो जाती है तो उन इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। देखो दोस्त, अगर तुम मन लगा के देखोगे, लेक्चर को पूरा कंप्लीट करोगे
तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको इस लेक्चर के बाद किसी और भी टीचर का लेक्चर देखना पड़े, ऐसी कोई ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं। पूरा एनसीईआरटी सॉल्व करवाने वाला हूँ, और पूरे जो 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं ना, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, ऐसा मैं बता रहा हूँ पढ़ाऊँगा। उसके बाद मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपसे हो जाएंगे, बट मैं खुद यहाँ पे कराऊँगा, ठीक है। और डेडिकेटली अब आपके वीडियोस आते रहेंगे, क्योंकि अब हमको पता है कि बच्चे अब पढ़ना शुरू करेंगे। मैं वीडियोस काफ़ी टाइम से डाल रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा, अब मैं आपको प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशन बताता हूँ। अब यहाँ से आप प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशन समझो। प्रोबेबिलिटी देखो, अब मैं यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशन बताता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या करता है, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर जो इवेंट्स होते हैं ना, उसकी अनसर्टेनिटी को मेजर करता है। आप एनसीईआरटी खोलोगे, एनसीईआरटी में जब क्लास 12 का आप एनसीईआरटी खोलोगे ना, उसमें लिखा होगा कि प्रोबेबिलिटी क्या करता है, मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ एन इवेंट इन एन मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ एन इवेंट एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ठीक है, फिर से बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मेजर्स द अनसर्टेनिटी ऑफ एन इवेंट एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई भी इवेंट किससे एसोसिएट होती, किससे संबंधित होती है, रैंडम एक्सपेरिमेंट से। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो इवेंट होता है भाई, वो अनसर्टेन होता है ना, उसी को हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी के अंदर मेजर करते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, दीज आर द लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी बुक्स, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है कि measures of uncertainty of an event associated with a random experiment। प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या करता है, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो इवेंट होता है उसकी अनसर्टेनिटी को मेजर करता है। मतलब जो चीज़ जैसे सिक्का उछाला, उसमें 2 आ जाए तो ये एक इवेंट हो गया। अब 2 आना ये सर्टेन थोड़ी है, तो ये अनसर्टेन है। इसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अब भाई कह दो कि मेरे पास एक ऐसा सिक्का है जिसके दोनों साइड एक ही जैसा फेस है, मान लो हेड है, तो उसमें क्या मेजर करो, उसमें तो हमें पहले से ही आउटपुट पता है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। या हमारे पास कोई एक ऐसा डाइस है, उसमें जो है एक ही जैसे फेस हैं, सारे 6 हैं, सारे 1 है, उसमें आप क्या मेजर करो, उसमें तो कुछ भी अनसर्टेन नहीं है ना, उसमें तो सारी चीज़ें सर्टेन है। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या करता है, इवेंट्स की अनसर्टेनिटी को मेजर करता है। इवेंट किससे एसोसिएटेड होगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट से। जब आप कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करोगे, उसमें से जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब सिक्का उछाला, उसमें हेड आ जाए तो ये एक इवेंट हो गया। अब इस हेड आने क्या है, अनसर्टेन है ना, इस अनसर्टेनिटी को हम मेजर करते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर। ध्यान रखे रहना, एक एक चीज़ एक एक बढ़िया से अगर आप वीडियो को फॉलो करते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि इसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा सा क्लास 11 का मैं बेसिक आपको बता देता हूँ, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्लास 11 तो अच्छे से पढ़ते नहीं हैं। फिर उनको प्रोबेबिलिटी चैप्टर लगता है कि भाई ये तो दुनिया में इससे चैप्टर मैथ्स में कुछ डिफिकल्ट नहीं हो सकता। तो मैं बता दूं, प्रोबेबिलिटी चैप्टर जिसको बच्चे को आगे ना, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन का भी बेसिक लगेगा, तो वो भी मैं यहाँ पे बता दूंगा। देखो सुनो, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पे एडिशन थ्योरम, ठीक है। देखो एडिशन थ्योरम क्या कहता था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर मान लो 3 इवेंट्स हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये चीज़ यहाँ पे ना कई सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सर ये कैसे लिख दिया, ये माइनस कर दिया, इधर ये यहाँ पे प्लस कर दिया, कैसे हो रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने अगर सेट में पढ़ा होगा तो वहाँ पे टीचर ने पढ़ाया होगा कि जैसे मान लो ये हमारे पास एक इवेंट है, एक सेट है बी, अगर ये बी है, सॉरी, अगर हम इसका ए यूनियन बी करते हैं तो ये पूरा हो जाता है ए यूनियन बी। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी। अब एक चीज़ देखो, अगर आप ए लेते हो पूरा, ठीक है, तो ये जो बीच वाला पार्ट है बी का, ये ए में एक बार फिर से आ जा रहा है। फिर जब बी ले रहे हो तो ये जो कॉमन पार्ट है ये बी में फिर से एक बार आ जा रहा है। तो मतलब ये एक बार ए में भी काउंट हो रहा है, एक बार बी में भी। और ये जो कॉमन पार्ट होता है इसको हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं। ये जो है आपका ए इंटरसेक्शन बी है, ये जो कॉमन पार्ट है। तो इसको हम लोगों ने ए के साथ भी काउंट कर लिया, बी के साथ भी काउंट कर लिया, मतलब 2 बार काउंट कर लिया, इसलिए हम यहाँ पर एक बार माइनस कर देते हैं। इसी तरह जो है आप एक बार जब 3 इवेंट्स लेते हो, ठीक है, जैसे एक इवेंट हो गया ए,
एक हो गया बी, एक हो गया सी। तो ये आपका हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी पूरा। तो मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो जैसे आप ए को एक बार लेते हो फिर बी को लेते हो, तो ये वाला जो रीजन है ना, ए में भी आ जा रहा है, बी में भी आ जा रहा है, तो 2 बार काउंट हो गया। फिर जब बी और सी को ले रहे हो तो ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये वाला रीजन, ये बी के अंदर भी काउंट हो जा रहा है, सी के अंदर भी, तो 2 बार, इसलिए एक बार माइनस कर देते हैं। इसी तरह ए और सी का जो रीजन है, ए में भी आ जा रहा है, सी में भी आ जा रहा है, तो ए इंटरसेक्शन सी माइनस। बट यार होता क्या है कि ये जो बीच वाला रीजन है ना, ये वाला जो मैंने डार्क कलर से डार्क बनाया, ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, ये पूरा ही गायब हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरम्स आपको याद रखनी है। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे मान लो अगर मैं कहता हूँ कि अगर इफ़, यहाँ पे मैं केस बना देता हूँ, इफ़ ए एंड बी ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ए कामा बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो अब ये बताओ, अगर ए बी सी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि कुछ भी कॉमन ना हो। तो पहली वाली जो हमारी 2 इवेंट्स की थ्योरम थी वो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्योंकि यहाँ पे ये इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी अभी मैं जस्ट पढ़ाया हूँ, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। और इसमें क्या हो जाएगा, जितने भी इंटरसेक्शन वाले हैं वो सारे 0 हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। दूसरा केस, इफ़ ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड, सॉरी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हो गया, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। थोड़ा राइटिंग देख लेना कि राइटिंग थोड़ा सा सही नहीं है। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव में क्या होता है कि ए यूनियन बी यूनियन, मतलब जो यूनियन होता है वो सैंपल स्पेस के बराबर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो जितने भी यूनियन वाले हैं वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी को 1 लिख देंगे। तो यहाँ पे 1 बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ये भी हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है। तीसरा केस, अगर ए बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं, इफ़ ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो भाई देखो यहाँ से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है इस तो ए यूनियन बी 1 हो जाएगा और इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा, 0। तो पहले वाले केस में क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू पी ए, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, 1 इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। ध्यान से देखते रहना भाई, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो गई और एग्जॉस्टिव भी हो गई तो इसका मतलब पी ए यूनियन बी 100% हो जाएगी और इंटरसेक्शन भाई क्या हो जाएगा, 0। तो सिर्फ पी ए प्लस पी बी इक्वल्स टू 1 ही तो बचेगा ना। और यहाँ पे तीसरे वाले क्या हो जाएगा, यहाँ वाले में ये 1 हो जाएगा, बाकी इंटरसेक्शन वाले क्या हो जाएंगे सारे, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव दोनों है। तो यहाँ पे 1 इक्वल्स टू हो जाएगा पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। देख लेना वीडियो को रिपीट करके। ठीक है, जब तक ना समझ में आए तो समझ लेना, और अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट करके कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, अब ये चीज़ आपको मैंने अभी देखो इतना पढ़ा दिया आपको, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैम्पल स्पेस, इवेंट, टाइप्स ऑफ इवेंट्स, उसके बाद में टाइप्स ऑफ इवेंट में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, उसके बाद म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, उसके बाद फिर यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, और यहाँ पे फिर हमने तुमको पढ़ाया इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक, उसके बाद फिर मैंने तुमको प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशन बताई। प्रोबेबिलिटी मैंने लिखा नहीं डिफिनीशन, कुछ ये मैथ्स है, इसमें समझना होता है, कुछ लिखना नहीं होता है। ठीक है, मतलब लिखना मतलब क्वेश्चंस को सोल्यूशन लिखना होता है, ये थ्योरी वरी नहीं लिखनी होती, इसमें बहुत कम लिखाता हूँ, याद ज़्यादा कराता हूँ। जैसे प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी कोई पूछेगा बता लोगे ना, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इवेंट्स की अनसर्टेनिटी को हम मेजर करते हैं प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, मेजर्स ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ एन इवेंट एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट। एडिशन थ्योरम देख लो सही से, ये क्यों ऐसा इंटरसेक्शन माइनस क्यों होता है, ये प्लस क्यों होता है, सब बता दिया मैंने। उसके बाद ये पेज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ
एक तो डिमॉर्गन्स लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिमॉर्गन्स लॉ ध्यान रखना। कल का जो लेक्चर आएगा ना उसमें हम लोग पहली चीज़ स्टार्ट कर रहे होंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन विद एग्जांपल सब कुछ सॉल्व करवाने वाला हूँ मैं। डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट का साइन है। या फिर अगर ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे आपको ना कॉम्बिनेशन का रोल देखने को मिल जाएगा। कॉम्बिनेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है, सिलेक्शन। जैसे कि मान लो अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट है, उसमें से r ऑब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने होगा तो आप NCR लिखोगे। इसका जो एक्सपेंशन होता है वो n फैक्टोरियल अपान n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल हो जाता है। जैसे कि अगर मान लो 5 हैं, 5 बॉल हैं, उसमें से 3 बॉल निकालनी है तो 5C3, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपान में 3 फैक्टोरियल, और 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो 5 फैक्टोरियल, देखो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल जब ओपन करेंगे ना, मैं एक चीज़ फैक्टोरियल पहले बता दूँ क्योंकि कुछ बच्चों को फैक्टोरियल ही नहीं पता होगा, ठीक, कोई बात नहीं, या नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। जैसे 7 फैक्टोरियल, तो 7 को आपको लिखना है 1 तक पूरा लिख देना, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब जैसे मान लो किसी बच्चे ने कहा सर मैं 7 इंटू 6 इंटू 5 मेरा मूड यहीं तक लिखने का, तो भाई यहाँ पे फिर तुमको ये एक फैक्टोरियल का साइन बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब फैक्टोरियल का साइन किसी किसी किताब में ऐसे बना होता है या किसी किसी किताब में ऐसे बना होता है, तो मैं जनरली ऐसे ही बनाता हूँ, ये पहला वाला प्रीफर करता हूँ, ठीक है। अब जैसे सबको पता है कि 5 फैक्टोरियल को जब ओपन करेंगे तो उसमें 3 फैक्टोरियल आएगा, तो वहीं पे आपको रोक देना 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल पूरा ओपन कर दो, कट गया, ये 2 से काटो 2 बार तो इसकी वैल्यू 10 आ गई। लेकिन यार देखो इस तरह से आप 11 क्लास में करते थे, ऐसा नहीं करना होता है, ठीक। पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, NCR जो होता है ना, NC n माइनस आर के बराबर होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखे रहना है। NCR जो होता है वो NC n माइनस आर के बराबर होता है, ठीक। जैसे यहाँ पे 5C3 है ना, तो आप इसको 5 माइनस 3 भी लिख सकते हो, मतलब 5C2 भी लिख सकते हो। और मैं बताऊँ कैसे करना होता है, यहाँ पे 2 है ना नीचे, 5C2, 5 को 2 बार खोल दो, 5 गुणे 4, और 2 को पूरा खोल दो, 2 गुणे 1, ये देखो यही आएगा। फिर से बताता हूँ, देखो जैसे कि मान लो 10C7 निकालना है, तो मैं कह रहा हूँ कि क्यों इस तरह से इतना ये क्यों लगाओगे, ये वो एग्जामिनर को पता है तुम 11 क्लास पढ़ के आए हो, ये सब इतना वो सब नहीं करना होता। तुम किताब में भी देख लेना, डायरेक्ट ये इतना लिखा होता है, इतना देखो 10C7 लिखना है ना, तो अब ये बताया भी मैंने NCR बराबर NCn माइनस आर होता है, तो इसको आप 10C3 लिख सकते हो। तो 10 को कितनी बार खोलना है, 3 बार, तो 10 गुणे 9 गुणे 8, और 3 को पूरा खोल दो, 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 से काटा 3 बार, 2 से काटा 4 बार, 4 3 बार 120 आंसर आ जाएगा, निकालते रहना तुम, ठीक है। तो ध्यान रखना जब कहीं पे भी आपको कोई चीज़ सिलेक्ट कर, जैसे 52 पत्तों में से कोई एक पत्ता निकालना होगा, जैसे स्पेड कार्ड में से जैसे बोलेगा ना कि आपको एक 52 पत्तों में से स्पेड कार्ड निकालना है, तो 52 में 13 स्पेड होता है, 13 में से एक स्पेड निकाल लो, 13C2, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है ना, जहाँ पे भी आपको सेलेक्ट करना वहाँ पे आप कॉम्बिनेशंस लगाओगे, और बाकी इसका अप्लीकेशंस अभी हम जब एग्ज़ाम में करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इस लेक्चर के अंदर इतना ही रखते हैं, ठीक है। 27 मिनट का वीडियो बन चुका है ऑलरेडी, और आशा करता हूँ कि आप इस लेक्चर को अच्छे से दोबारा से रिवाइज़ करके देखोगे। और अगर कोई भी डाउट होगा, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स जो मेरे से पढ़ते हैं या जो नहीं भी पढ़ते हैं, जो बाद में देखेंगे इसको, उनसे एक ही चीज़ का रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, अदरवाइज़ मत देखना, या तो फिर मत देखना ही नहीं, क्योंकि 20 से फिर आप मतलब 2-4 मिनट देखोगे समझ नहीं आएगा। आप इसको एक बार देखो, ना आए तो उसको भगा करके दोबारा देख लो। चीज़ें मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करी हैं। अब कल से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, रैंडम जो हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उसके क्वेश्चंस लगाना शुरू करेंगे, और फिर उसके बाद 1 बाय 1 हम लोग पूरी प्रोबेबिलिटी चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहो।